कल उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान से ठीक पहले मॉडर्न जिन्ना का पन्ना खुल गया है। तालिबान की भी एंट्री हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया कि उस पर सियासी पारा चढ़ गया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, राहुल गांधी एक तरह के मॉडर्न जिन्ना बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चुनाव में कुछ लोगों को तालिबान के नाम पर ज्यादा गर्मी आ गई है। ओवैसी भी चूकना नहीं चाहते। ओवैसी बताते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अहम बात है कि जिन इलाकों में कल मतदान है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसीलिए सवाल है कि हिजाब, तालिबान, ये जिन्ना, ये सारे बयान अचानक सेकंड फेज से पहले ही क्यों ज्यादा तूल पकड़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि चुनाव में तालिबान की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ का ट्वीट जो उन्होंने करीब 1 घंटा पहले किया है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें न रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर लगातार तालिबान और जिन्ना वाले लोग हैं। उन्होंने चुनाव मंच से कहा कि चुनाव में कुछ लोगों को तालिबान के नाम पर ज्यादा गर्मी आ गई थी। देवबंद में मेरा आने का वैसे कार्यक्रम था नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों ही देवबंद आया था। लेकिन मैं देख रहा था कि जब से चुनाव आए हैं कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार यूपी के चुनाव में खुलकर खेल रहे हैं। हिजाब के मुद्दे पर वो लगातार बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिजाबी महिला प्रधानमंत्री होगी। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया। आपको बता दें, ओवैसी आज फिरोजाबाद में थे, चुनावी सभा कर रहे थे, लेकिन हिजाब के नाम पर सियासी बातें करने से वो यहां भी नहीं चुके। फिरोजाबाद में तीसरे चरण में चुनाव होगा। ओवैसी ने नारा दिया, 20 फरवरी को वोट देने जाओ तो बुर्के और हिजाब में जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं खास तौर से हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहन कर जाएं। डरना नहीं, डरना नहीं। और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे? यही काम आपको करना है। गजवाए हिंद, तालिबान, हिजाबी महिला, ये तो आपने सुन लिया। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की बात भी सुनिए। राहुल गांधी देखता है कि गुजरात से बंगाल में ही भारत है, तो ऐसा थोड़ा लास्ट 10 डेज से मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक बार बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल। तो एक काल में उत्तराखंड में भी बोल के आया हूँ कि जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है। तो चुनाव है और इसीलिए ये सारे बयान भी हैं। ओवैसी के हिजाबी प्रधानमंत्री वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा, हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ये बात कहकर ओवैसी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जो ये कह रहे हैं कि देश में एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, यहां तो मुसलमान, हमने अब्दुल कलाम आजाद को बनाया, हमने कई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन शरिया कानून वाला नहीं बनेगा। देश में इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा।
अब्दुल कलाम आजाद बनेंगे, लेकिन गजवाए हिंद नहीं होगा। अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग होंगे, लेकिन देश का इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। तो सुना आपने अलग अलग नेताओं के बयान। मेहमानों के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रेम जी, आपका स्वागत है। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। रहमानी साहब स्वागत है। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और कमेंटेटर हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, अचानक से बाढ़ सी आ गई ऐसी बातों की, गजवाए हिंद की बात योगी जी भी कह रहे हैं, गिरिराज जी भी कह रहे हैं, तालिबान की बात भी कह रहे हैं योगी जी कह रहे हैं शरिया से नहीं संविधान से चलेगा, ये बात और नेता भी बता रहे हैं, गजवाए हिंद की बात याद दिलाई जा रही है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं है। देखिए, जब कोई बारंबार ये कहेगा कि भारत में जो भारत की मुस्लिम महिलाएं हैं उनको हलाला से तो मुक्ति दिलाएंगे नहीं, लेकिन कहेंगे कि कोई जो हिजाब वाली महिला है वही भारत की प्रधानमंत्री होगी, तो हिजाब वाली बुर्के वाली महिला तो भारत की प्रधानमंत्री तभी संभव है जब इस्लामिक स्टेट हो, लोकतांत्रिक ढंग से इस तरह का प्रगतिशील देश जो है वो दकियानूस तो प्रधानमंत्री चुनने से रहा। तो ये तभी संभव है जब इस्लामिक स्टेट हो, जब गजवाए हिंद हो जाए, सारे हिंदुओं का कत्लेआम हो जाए और हिंदुओं को गुलाम बनाकर उस पर जो है इस्लामिक शक्तियां जो है शासन करने लगे, तभी हो पाएगा। तो अगर कोई संकेत दे रहा हो तो उस संकेत की व्याख्या करना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक दायित्व है। तो हमारे नेता तो सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं कि जो लोग गजवाए हिंद की दस्तक दे रहे हैं, जो चेतावनियां दे रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों को जनता के समक्ष स्पष्ट करने का सिर्फ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई गलत काम हमारी तरफ से नहीं। आप सिर्फ बातों का जवाब दे रहे हैं औरों की, या इस चुनाव में जरूरत है आपको अभी बुर्का पढ़कर जो है? नहीं, हम तो जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। हमको तो चुनाव जीतने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ही काफी है। हमने जितने 16 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में से 16 करोड़ सीधे लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं। तो जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त का मकान दिया हो, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया हो, लोगों को बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड कराए हो, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया हो, लगातार लोगों के खातों में पैसे पहुंचे हो, लगातार लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति हुई हो, सड़कें बनी हो, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सुधरी हो, तो उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का, जहर घोलने का प्रयास करेगा तो जहर उतारने का तो दायित्व भी है ना। योगी जी गर्मी उतार रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जहर उतार रहे हैं। ठीक है रहमानी साहब, आप ये जो सारी बातें हो रही हैं पिछले 4-5 दिनों से, बहुत जबरदस्त तरीके से बयानबाजी उठी है और उसमें ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी। अब ये कह देना कि एक दिन हिजाब पहनी महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ठीक है, भारत के संविधान में आजादी है, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन उन्होंने इस नजरिए से ये बात नहीं कही थी। देखिए सौरभ, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं है। 10 तारीख को जो चुनाव हुआ है उसके जो ट्रेंड्स हैं, जिस अंदाज का पोलिंग हुआ है, पोलिंग ट्रेंड, वो ये बात तो बता रहा था कि कुछ ना कुछ तो अलग से होगा ही होगा, कुछ ना कुछ एग्रेशन कैंपेन में आएगा, इसका अंदाजा था। इसलिए मुझे हैरत नहीं है। ये अवैसी साहब के और बीजेपी के बीच में एक जवाबी कव्वाली है ये जो हो रही है। और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पॉलिटिकल प्लेसमेंट क्या है। आपको मालूम है कि अवैसी साहब वहां मुश्किल से एक आध कोई सीट जीते, शायद एक भी न जीते। उनके 100 कैंडिडेट अगर खड़े हुए, अभी तक 270 के करीब हैं, 100 हो भी गए तो अक्सर पे उनके डिपॉजिट फोरफीट हो गए, ये सब जानते हैं। इसमें तो वो स्टेक होल्डर तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्टेक होल्डर समाजवादी पार्टी है, स्टेक होल्डर बीएसपी है, स्टेक होल्डर एक हद तक कह सकती है कांग्रेस है, लेकिन एमआईएम स्टेक होल्डर किसी सूरत पे नहीं है, ये सब जानते हैं। इसके बाद भी जवाबी कवाली अगर बीजेपी और अवैसी साहब के बीच हो रही है तो इसका सीधा मतलब बहुत अच्छे तरीके से सियासी लोग समझते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो हिजाब वाली बात कही है कि वजीर आजम में जो हिजाब वाली महिला बनेगी, मैं अवैसी साहब की खिदमत में दस्तबस्ता हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं, अवैसी साहब, जब आप पढ़ने गए हुए थे इस स्कूल के इस मुल्क के बाहर, तो यहीं पर हिजाब वाली महिला सैयदा अनवरा तैमूर आसाम की चीफ मिनिस्टर बनी थी। कोई शरिया
नहीं आया था, यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनी थी। उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, उसके बाद भी रहा। महबूबा मुफ्ती हिजाब वाली महिला आज भी है, 2018 तक वो चीफ मिनिस्टर थी, कश्मीर की हिजाब वाली महिला। और मैं एक नाम लेता हूं, देखिए आपको हैरत होगी सुन के, एक और हिजाब वाली महिला यहां मुख्यमंत्री बनी और वो मुसलमान नहीं थी। जयललिता जी का ड्रेस देखिए, वो जब तक मुख्यमंत्री रही, जब वो एक्ट्रेस थी तब क्या था उसको छोड़िए, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आई और मुख्यमंत्री बनी तो जो लिबास जयललिता साहिबा पहन के निकला करती थी वो हिजाब था, सिर्फ सिर पे कपड़ा नहीं था, सिर पे भी अब कपड़ा। रहमानी साहब मेरे ख्याल से स्वर्गीय जयललिता जी को तो इस चर्चा में ना लाया जाए, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं मिसाल दे रहा हूं कि उनका इतना डिसेंट ड्रेस था, मैं बहुत ही इज्जत डिसेंट ड्रेस में और उसको हिजाब के अंदर में फर्क है ना सर। डिसेंट ड्रेस बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने महबूबा जी की बात कही, सहमत हो सकता हूं मैं, लेकिन जयललिता जी की बात पर मुझे भी थोड़ा सा एतराज है। सैयदा अनवरा तैमूर साहिबा का भी इंतकाल हो चुका है, अब अभी एक डेढ़ साल पहले, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं कि अगर 2 चीफ मिनिस्टर मुसलमान हिजाब के साथ इस मुल्क में पहले हो चुकी हैं, बगैर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिमायत के, बगैर उनके किसी भी इंटरफेरेंस के, बगैर उनकी पार्टी में हुए, तो आगे भी अभी भी कलेक्टर भी मौजूद हैं, एसडीएम भी मौजूद हैं, डीएम भी हिजाब में, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, अब भी मौजूद है। एक बार जरा मैं शिवम आपके पास आता हूं, क्योंकि ये बात प्रेम जी ने कही थी, इसीलिए उसका जवाब देते हैं। उन्होंने अभी आपको 2 उदाहरण बताए कि ये चीफ मिनिस्टर्स हो चुकी हैं, वो हिजाब पहनती हैं, और आपने कहा ये हिंदुस्तान में तभी मुमकिन है जब यहां पर शरिया कानून आ जाएगा या हिंदुस्तान इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। प्रेम जी, क्या मुझे उत्तर देना है? जी आप कह रहे थे ना कि भाई कि मॉडर्न इंडिया तो चुनेगा नहीं किसी ऐसे सोच वाले व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो उदाहरण देने की जिस तरह के हिजाब का जिस तरह का वर्णन कर रहे हैं, तो श्रीमान तस्लीम रहमानी कर सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी हिजाब पहनती थी, क्योंकि साड़ी पहनकर पल्लू वो भी लेती थी सिर पर। ये कह सकते हैं कि यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी भी हिजाब पहनती थी। अब आप हिजाब का जिस तरह को वर्णन कर रहे हैं, उस आधार पर तो हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री 4 दशक पहले हो चुकी है। तो अब आप काहे चिंता कर रहे हैं साहब? फिर काहे चिल्लाते हैं कि भारत में जो है अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो रहा है? और वो फिरोज की पत्नी होने के नाते अल्पसंख्यक भी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी फिरोज की पत्नी होने के कारण वो अल्पसंख्यक भी थी। चले वारिस पठान साहब एआईएमआईएम से, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सारी बातें जो हैं बीजेपी के नेता तो कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ की पत्नी होने के कारण साथ ओवैसी जी भी खूब अपनी सभा में इस बात को उठा रहे हैं। अरे रेम जी एक मिनट, अभी तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि पहले चरण में जैसी वोटिंग हुई उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अनुमान था कि अब ऐसी सियासी गर्मी बढ़ेगी और इस किस्म के बयान आएंगे। शिवम, उनका तात्पर्य शायद यह है कि बीजेपी को ऐसे जुमलों की ध्रुवीकरण के लिए ऐसे बातों की जरूरत पड़ेगी। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, तस्लीम रहमानी जी सेफोलॉजिस्ट कब बने मुझे नहीं पता, और दूसरी बात यह भी कि डिसेंट ड्रेसिंग कैसी होती है और नॉन डिसेंट ड्रेसिंग कैसी होती है, इस बात की परमिशन भी इस देश की महिलाओं को और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को तस्लीम रहमानी जी से पूछकर ही कपड़े अगर पहनने पड़ेंगे तो लोकतंत्र बचा कहां। आपको इस बात पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, सुन लीजिए तस्लीम जी, कि इस देश के लोगों को हो क्या गया है। सौरभ जी, मैं आपको कहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि इस देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हिजाब वाली महिला बन सकती है, लेकिन अगर 10वीं तक के स्कूल में वो हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जाएंगी तो इस देश को उनको रोकना चाहिए, और कानून और संविधान कहता है कि वो नहीं जा सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। किसी ने मना नहीं किया कि आपको सड़क पर हिजाब नहीं पहनना है, किसी ने मना नहीं किया कि आप कहीं जाते हैं तो आपको हिजाब नहीं पहनना है, लेकिन अगर स्कूल में आप जाएंगी, 9th में एडमिशन लेंगी, 10th में एडमिशन लेंगी और आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको रोका जाएगा, आप नहीं पहनकर जा सकती, चाहे आप कोई भी हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि फेजेस के हिसाब से बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, तस्लीम जी ने कहा कि ऐसा होने ही वाला है। यह देश कोई बहुत ज्यादा नई सिचुएशन में तालिबान सोच से ग्रसित नहीं है। इस देश में 71 साल की महिला जब शाहबानो को उसके अधिकारों से वापस मुंह फेर दिया गया, कोर्ट का डिसीजन देने के बाद भी
रकम नहीं मिली, उनको मेंटेनेंस नहीं मिला, वो तालिबानी सोच थी। इस देश में जब कमलेश तिवारी को 15 चाकू मारे गए, वो तालिबानी सोच थी। इस देश में जब 51 चाकू अंकित शर्मा को मारे गए, वो तालिबानी सोच थी। और यही तालिबानी सोच का एक नया तरीके से उसको रैप करके लाया गया है, जहां एक 4 साल की बच्ची को सिखाया जा रहा है कि आपको हिजाब पहनकर आगे जाना है, क्योंकि यह आपकी बेहतरी के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि एक महिला को क्या पहनना चाहिए वो उसका अधिकार है, लेकिन वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर का गौरव होने वाली एक महिला अरूजा जो 99+% अंक लाती हैं, और उसके बाद इस देश के तमाम मुस्लिम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उसको हिजाब पहनना चाहिए। मतलब उसकी मर्जी, वो अपनी मर्जी से हिजाब पहन तो सकती है, लेकिन अगर वो हटाना चाहे तो हटा नहीं सकती। ये हिपोक्रेसी है, और खास तौर पर पुरुष समाज को इस पर सोचना चाहिए। एक जवाब मैं इस पर तस्लीम रहमानी जी का जरूर लेना चाहूंगा। आपने जम्मू कश्मीर की जिस बेटी का जिक्र किया, हमारे साथ वारिस पठान जी भी जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब, स्वागत है, आपको आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है सौरभ साहब, आपकी आवाज। मैंने क्योंकि जिक्र शुरू कर दिया था, एक बार रहमानी जी उसका जवाब दे दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। जम्मू कश्मीर की वो बेटी 12वीं की टॉपर है अपनी राज्य की, और वो हिजाब नहीं पहनती सर, उसको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। और उस लड़की ने, बहादुर लड़की ने ये कहा है कि मेरे दिल में इस्लाम है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूं, ये साबित करने के लिए मुझे हिजाब की जरूरत नहीं है। तो क्या वो गलत है? नहीं, मैं तो वेलकम करता हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं, और वो बहुत काबिल लड़की है, और हम दुआ करते हैं कि वो लड़की इस मुल्क की प्रधानमंत्री बने। ये हमारी दुआ है उसके लिए, वो मुख्यमंत्री बने। और शिवम जी जो कह रहे थे, मैंने तो सैयदा अनवरा तैमूर से नहीं कहा था, इस मुल्क के किसी पॉलिटिकल लीडर ने या इस्लामिक या रिलीजियस लीडर ने अनवरा तैमूर से नहीं कहा था कि आप हिजाब पहनिए। महबूबा मुफ्ती से किसी ने नहीं कहा, जयललिता को किसी ने नहीं कहा था उनको कि आप किस किस्म का लिबास पहनेगी। उनकी अपनी चॉइस थी, और इस मुल्क में किसी ने एक लफ्ज एतराज नहीं किया, ना अच्छा ना बुरा, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ये कोई मुद्दा ही नहीं था उस जमाने। ये मुद्दा अब बना है। और आज फिर मैं एक बात फिर क्लियर करना चाहता हूं आपके शो पे सौरभ, कि आज भी जो मुद्दा है, लोग कुछ गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, और जानबूझ के सियासी फायदा उठाने के लिए ये गलत फहमियां पैदा की जा रही है। मुस्लिम औरतों से नहीं कहा किसी ने, न सेंटर की गवर्नमेंट ने, न किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने, न किसी एनजीओ ने, न सिविल सोसाइटी ने, न किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, कि मुस्लिम औरतें इस मुल्क में हिजाब नहीं पहने। तो प्रचार तो सर यही हो रहा है ना, लेकिन प्रचार तो यही हो रहा है ना, जगह जगह शहर फिर किस बात के मोर्चे निकल रहे हैं? मैं इसीलिए वाजे कर रहा हूं सौरभ, ये मुस्लिम औरतों से हरगिज किसी ने नहीं कहा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म का एक मसला है। बिल्कुल, और यूनिफॉर्म के इस मसले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप किया। अब मैं आपके पास आऊंगा रहमानी साहब, ये जानने के लिए कि इस मामले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन कौन उठा रहा है, कौन इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, तिल का ताड़ बना रहा है। वारिस पठान साहब, एक सेकंड, वारिस पठान साहब का इंतजार बहुत देर से था, क्योंकि जो बयान ओवैसी साहब ने एक रैली में दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, ऐसी उन्होंने दुआ की, उस पर रिएक्शन आया। यहाँ प्रेम शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी कहा, केंद्रीय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी कहा कि ये दिन इस मॉडर्न हिंदुस्तान के अंदर तो मुमकिन नहीं है। ये तभी हो सकता है जब यहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाए एक दिन और इस्लामिक राज आ जाए। तो देखिए ओवैसी साहब ने क्या गलत कहा सर। हम तो कहते हैं कि संविधान ने जो उनको अधिकार दिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ प्रिवेसी, संविधान का आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 29 ये बोलता है कि हमको राइट है चॉइस का। तो हम अगर अपनी चॉइस से हिजाब पहने, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में किताब लैपटॉप हो, एक हाथ में संविधान हो, और वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश में अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, और वो एक बड़ी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, पत्रकार बने, और इंशाअल्लाह वो वारिस साहब एक बार चेक कर लें, आपका म्यूट तो नहीं हो गया सिस्टम, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड। बीजेपी वालों को अचानक से नफरत की राजनीति करने का क्यों आ गया? क्योंकि इनको पता है कि इनके पैर के नीचे से जमीन खसक गई है, 5 राज्य में इनकी हार निश्चित है, इसलिए वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आ गए। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, वो असंवैधानिक नोटिफिकेशन है, वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। तो हम तो बोल रहे हैं ना कि भाई क्यों वायलेशन, इस तरफ निकालने की जरूरत क्या थी? और आपने देखा ना सौरभ भाई, किस तरह से एक बेटी को हैकल किया गया था, हाउंड किया गया था, उसको 40-50 लोग भगवा गले में डाल के आ गए शाल, और उस बहादुर बच्ची शेरनी मुस्कान ने कहा तकबीर अल्लाह अकबर, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी, राइट पे सही है। तो किसी ने वायलेंस किया,
नहीं तो संविधान के दायरे में रहकर अगर हक की लड़ाई लड़ना गलत है, बताइए सौरभ भाई? नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं है ना? आप कानून के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ें वारिस पठान साहब, इस पर कोई एतराज किसी को नहीं हो सकता। मेरा सवाल केवल इतना, अभी तस्लीम रहमानी जी बैठे हैं, ये सवाल हम सबका है कि ये बात केवल और केवल स्कूल के अंदर एक हिजाब पहनकर या एक इस्लामी ड्रेस पहनकर जाने की थी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर आज दिल्ली में, जयपुर में, जाने कहां कहां, महाराष्ट्र में जाने कहां कहां मोर्चे निकल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में टीयर गैस चलाने की नौबत आ गई है। इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों बढ़ाया जा रहा है? अरे भाई, कर्नाटक में एक नोटिफिकेशन आया जो केवल कर्नाटक के स्कूलों तक सीमित है और वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के मोर्चे निकालने की क्या बात हुई? देखिए, इसको शुरुआत किसने किया? भाजपा ने शुरुआत किया ना। इतने वर्षों से हमारी बहनें सर पर हिजाब ओढ़कर जा रही थी कॉलेजों में, स्कूलों में, किसी को तकलीफ नहीं थी। अचानक से तकलीफ क्यों इनको शुरू हो गई? सौरभ भाई, हम तो ये कहते हैं ना, हमारे सरदार भाई भी अगर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फेटा बांधिए, पगड़ी पहनिए, आपका राइट ऑफ प्रैक्टिस रिलीजन है, आप इस्तेमाल करिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर वहीं पर अगर हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर कॉलेज स्कूल में जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, स्कूल कॉलेज में जाने से क्या संविधान सस्पेंड हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो अव्वल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो हर जगह लागू होता है, हर कायदे के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किस तरह की लोग बातें कर रहे हैं साहब? वारिस साहब, ये तो देखिए, आपकी तरह, आप वकील हैं, आपकी तरह कानून के जानकार, और अदालतें इसको डिसाइड करेंगी जो कर रही हैं। एक जवाब शिवम देना चाहते हैं आपको, फिर बाकी मैं सिर्फ इन शॉर्ट इतना कहना चाहता हूं वारिस जी, इस सिचुएशन में मत फंसिए। इस देश में आप अपने आप में आग लगाने की बात कर रहे हैं। अगर इस देश में सभी बच्चे अपने धार्मिक ड्रेस को पहनकर जाने लगे तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। सोचिए, एक हिंदू बच्चा योगी धारण पर करके जाएगा, एक बच्चा जिन सरदारों की बात कर रहे हैं उनके ड्रेस में कटार भी आती है, वो रखकर जाएगा, एक खास तौर पर क्रिश्चियन बच्चा पूरी एक पादरी वाली ड्रेस पहन के जाएगा। कहां लेकर जा रहे हैं आप इस एजुकेशन सिस्टम को? और दूसरी बात, ये जो शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, आपकी बातों में और तस्लीम रहमानी जी की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तस्लीम जी कह रहे हैं यहां बैठकर कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल का विवाद था। आप कहते हैं ये शुरू किसने किया? और जहां तक बात मुर्शिदाबाद की आपने सौरभ जी कही, वहां पर मुस्लिम लोगों ने स्कूल को घेरकर यह कहा कि यहां के हेडमास्टर को हमारे हवाले कर दीजिए क्योंकि उसने हिजाब पहनकर आने वाली एक बच्ची को अलाउ नहीं किया। आप ये देखना चाहते हैं कल यही मसला अगर हिंदू बाहुल क्षेत्र में हो गया, फिर आप क्या करेंगे? एक छोटा सा जवाब वारिस जी, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। वारिस साहब, एक छोटा जवाब दीजिएगा, फिर बाद में लंबी वक्त मिलेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर ये हो गया तो क्यों करने की जरूरत पड़ी वहां पे? कर्नाटका का इशू था तो, अरे ये इशू भाजपा का बना हुआ है सौरभ भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। वारिस भाई, बंगाल में थोड़ी बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक बच्ची जो है, वहां पर एक बच्ची हिजाब और बाकी पूरा शायद लिबास ओढ़कर पहन करके गई थी स्कूल में, वहां टीचर ने मना कर दिया उसको। एक टीचर ने एक बच्ची को मना कर दिया कि तुम्हारी ड्रेस जो है ठीक नहीं है क्लास में आने के लिए। और हुआ क्या, नौबत क्या आ गई? जैसा ही बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वहां भीड़ लग गई, मजमा लग गया, कहा टीचर प्रिंसिपल को हमारे हवाले कर दो, पुलिस को आना पड़ा, वहां पर टीयर गैस चलाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में आप देख रहे हैं बहस। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देश जो है वो कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। ओवैसी साहब कहते हैं एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हिजाब पहनी महिला जो है वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। पीछे बात हो रही थी, एक हमने बंगाल का उदाहरण दिया, उस पर वारिस साहब का जवाब चाहता था। वारिस साहब, बंगाल पर आप कह रहे थे कि उसको क्यों रोका। मैं कह रहा हूं कि अगर एक स्कूल की टीचर ने एक बच्ची को रोक दिया कि आपका लिबास ठीक नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मॉब पहुंच जाएगा वहां पर, स्कूल को घेर लेगा, पुलिस को पहुंचना पड़ेगा, पुलिस को टीयर गैस चलानी पड़ेगी। ये देखिए, वायलेंस तो हर तरह का हम खंडन करते हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हिजाब पहनकर जाना चाहिए लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर आप देखिए ना, कर्नाटका की चीज थी तो पश्चिम बंगाल में क्यों रोका गया बच्चियों को स्कूल में जाने से? भी तो सोचने वाली बात है ना सौरभ भाई। तो कब तक ये भाजपा वाले नफरत फैलाते रहेंगे पूरे देश में? आज इन्होंने एक और बीच तो बो दिया नफरत का इन लोगों ने कि अब हिजाब पहनकर स्कूल में, कॉलेज में जाने का हमारी बच्चियों को अधिकार नहीं है। अगर हमारी बच्चियां पढ़ेगी नहीं सौरभ भाई तो आगे कैसा बढ़ेगी? मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक बेटी, वारिस भाई, एक तो पढ़ाई के लिए, एक तो पढ़ाई के लिए हिजाब बहुत जरूरी चीज नहीं है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग डिबेट है, पर उस पर हम तो कई बार बहस कर चुके, वो तो अदालत तय कर देगी। लेकिन पढ़ने के आड़े हिजाब नहीं आ रहा है, ये इस बात को भी समझिए। नहीं सौरभ भाई, कोई आड़ नहीं है। अगर इतने वर्षों से पहना जा रहा है हिजाब सौरभ भाई, आपको भी पता है, अचानक से क्यों ऐसा शुरू हो गया? इनको हिजाब से नफरत शुरू हो गई। ये बहाना हिजाब है, ये आप अभी भी समझिए सौरभ भाई, बहाना हिजाब है, नफरत फैलाना है। 5 राज्य में इनकी जमीन खसक गई है हारने वाले, तो आप पोलराइजिंग टेक्टिक अब ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने हिजाब के ऊपर। आप कह रहे हैं हिजाब का मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए उठाया गया। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, उससे किसी को तकलीफ है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? क्या ये खतरनाक चीज है? उससे क्या दिक्कत क्या है? अगर वो संविधान में बताइए, प्रेम शुक्ला जवाब दे। एक मिनट, संविधान को भी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे सौरभ भाई? गलत बात है। वारिस साहब, एक मिनट जी, प्रेम शुक्ला जी। जी, पता नहीं ये किस देश का संविधान पढ़कर आए हैं,
भारत के संविधान के अनुरूप ही यह विधि सम्मत अधिकार विद्यालयों को प्राप्त होता है कि विद्यालय अपने विद्यार्थियों का बस बताता चलूं, अपनी बात कहते रहिएगा। आप जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है इस वक्त, यही है मुर्शिदाबाद की तस्वीर, जहां पर एक बच्ची को उसको क्योंकि वो एक हिजाब कह लें और जो है धार्मिक ड्रेस पहनकर जाना चाह रही थी, उसको रोक दिया गया। उसके बाद वहां क्या हुआ वो उस स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, बोले प्रेम शुक्ला जी। जी, तो ये विद्यालय तो ये संविधान सम्मत है। अब असंवैधानिक कृत्य, जिहादी कृत्य क्या है कि एक शिक्षक ने अगर कह दिया कि आप चूंकि उस विद्यालय के गणवेश में हिजाब शामिल नहीं है, तो बच्ची को कह दिया हिजाब पहन के मत आइए, तो उस विद्यालय को घेर लेना और हत्या करने का प्रयास करना, मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया। ये जो जिहादी शक्तियां हैं, इन जिहादी शक्तियों का लोकतंत्र में, संविधान में कोई भरोसा नहीं है। वो यहां पर तालिबान का राज लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में पराजित हो जाएगी। यह भविष्यवाणी कौन कर रहा है? जिसकी पार्टी AIMIM को 1 लोकसभा सीट से 2 लोकसभा सीट बनने में 70 साल का समय लग गया। घर में नहीं दाने, अनमा चली भुलाने। ये बता नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट जीत सकते हैं। चुनौती किसको दे रहे हैं? जिसकी 311 सीट विधानसभा में है। तो वारिस पठान, आप सिर पटकते रहो, ओवैसी फतवे जारी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे के साथ सबका विश्वास अर्जित करके स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे 5 के 5 प्रदेशों में सरकार बनाएगी। देखिए, सवाल एक बुनियादी लेकिन लगातार बना हुआ है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। वो ये है, कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद, कर्नाटक में भी एक शहर के एक स्कूल में शुरू हुआ विवाद आज कैसे पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा बन सकता है? आज कैसे जगह जगह मोर्चे निकाले जा सकते हैं? कैसे बैनर लगाए जा सकते हैं कि पहले हिजाब और फिर किताब? हिजाब का मुद्दा आखिर देश में इतना बड़ा बना कैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहें कि हिजाब पहनी महिला एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगी, केंद्रीय मंत्री कहें कि गजवाए हिंद नहीं चलने देंगे, यूपी के मुख्यमंत्री कहें कि शरिया का कानून नहीं चलेगा। ये बात आपने कही थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में रहमानी साहब कि इस मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया है। कौन है इसके पीछे? इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ, एक शेर सुन लीजिए, गालिब का ओरिजिनल शेर है। एक मिसरा आपने पहले से सुन रखा होगा, आज मैं आपको पूरा शेर सुनाता हूँ। शेर यह है कि चरख को कब ये सलीका है सितमगारी में, चरख को कब ये सलीका है सितमगारी में, कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। यानी चरख आसमान को कहते हैं ये मुश्किल पैदा करने में ये सलीका दूसरों को नहीं आता। यकीनन पर्दे के पीछे कोई ना कोई माशूक इसमें बैठा हुआ है। तो वो माशूक कौन कौन है, ये बात तो एजेंसियां बताएंगी कि कौन से माशूक बैठे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ये अपने आप नहीं हो रहा। जो कर्नाटक में हुआ, वहां से निकल के बम्बई में आ जाना, वहां से भोपाल में आना, वहां से राजस्थान में आना, वहां से बंगाल में पहुंच जाना। पहले दिन जिस दिन मैंने एतराज किया कि भाई ये बंगाल में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है यहाँ पर, उसी दिन सैकड़ों ट्रोलर्स मेरे ऊपर टूट पड़े कि भाई आपको क्या तकलीफ है अगर बंगाल में हो रहा है। तो एक ट्रोलर्स की गैंग को हम कहा करते थे कि IT सेल है, बीजेपी तो ट्रोल करता है। वो हजारों गालियां पहले भी दिया करता था ट्विटर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वही ट्रोलर गैंग उर्दू नामों के साथ भी हमको इसके लिए भी ट्रोल कर रहा है कि हमने मतलब पहले तो बीजेपी वाले ट्रोल करते थे, अब दूसरी तरफ वाले भी ट्रोल कर रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ कहे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा रहमानी साहब थोड़ा खुल के भी बोलेंगे कि कौन है माशूक, किसका माशूक है। मैंने कहा कि जो स्टेक होल्डर यूपी की पॉलिटिक्स में नहीं है, वो स्टेक होल्डर्स को अगर सवाल जवाबी कवाली उनके बीच हो रही है तो बाकी चीजें समझी जा सकती है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं खुल के कहता हूं, आपका मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी उस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश में है। अब इसका फायदा किसको पहुंचाना चाहते हैं, खुद को या किसी और को, इस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अब करते हैं एक लंबी बात। हमारे साथ हैं तस्लीम रहमानी जी, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं और वारिस पठान। उनके वीडियो लिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बार बार उनका वीडियो आ जा रहा है। सवाल दरअसल है उनके लिए ही, लेकिन शिवम अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? शेर अभी ब्रेक से पहले पढ़ रहे थे तस्लीम रहमानी साहब, मुझे तो लगा कि वो ओवैसी जी के लिए ही पढ़ रहे थे, कुछ उसमें माशूक वाली बात भी थी। मैं तो ऐसा मतलब समझा कि ये मुद्दे सारे बीजेपी को सूट करते हैं। हिजाब का मुद्दा अच्छे वक्त पर मिल गया और उसको उठाने में खूब मदद कर रहे हैं ओवैसी जी।
मैं तो आज तक यही सोचता आता था कि गालिब साहब तो बस ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन खास तौर पर तस्लीम जी ने ओरिजिनल कह के बताया तो मुझे लगा कोई और वर्जन में उनका होता होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर सुन लीजिए ना, जब मैं शुरू होता हूँ तुरंत शुरू हो जाते हैं। सर रुकिए ना, मैं सिर्फ इतना, सर सुन लीजिए ना, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कब तक आप बाकी धर्मों पर इस तरह की चीजें या पार्टियों पर फोड़ते रहेंगे? आप अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, तमाम चीजों के लिए खुद फ्लैग बेयरर क्यों नहीं बनते? यहां पर बैठकर वो बोलकर चले गए जो AIMIM से थे कि वो हमारी शेरनी। अरे मेरे देश में आज तक 411 IAS ऑफिसर महिलाएं हुई हैं, वो है हमारे लिए शेरनी। अरूजा जो 99% लेके आई है वो है हमारे लिए शेरनी। 5 कैमरे लगाकर हिजाब पहनकर स्कूल के सामने ड्रामा करने वाली शेरनी कैसे हो गई भाई? दूसरी बात, आप तय करेंगे कि आपको करना क्या है। कहते हैं कि ये बीजेपी को फायदा देने वाला है, ऐसा ये कहते हैं। आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? एक वो चीज जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान आज तालिबान है और वहां की महिलाओं से पूछिए कि किस तरह के टॉर्चर से वो इस चीज के होते हुए गुजरी हैं। मतलब एक दुनिया के एक कोने पर लड़ाई इस बात की है कि हिजाब नहीं होना चाहिए, और एक देश जो लोकतंत्र से चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हिंदू मुस्लिम और करीब करीब सभी धर्म यहां पर रह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं हमें हिजाब पहनना है। ये आपको तय करना है, आपको लेकर आगे बढ़ना है। और अगर आप अपने समाज के साथ, अपनी महिलाओं के साथ सही मजबूत तरीके से खड़े हैं, जैसा कि तस्लीम जी ने कहा, तो मुझे लगता है बाकी चाहे कोई कितने भी लोग आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई आपको नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन जब यहां पर बैठकर ठेकेदारी तय होती है और कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि वो हिजाब पहने, मतलब एक धर्म की बच्चियां आपकी बात माने और आप उसके ठेकेदार बनेंगे और कहेंगे कि हम चाहते हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। आज की महिला आजाद है, ये देश स्वतंत्र है, यहां पर हर किसी को जो मर्जी चाहे पहनने का अधिकार है। लेकिन कुछ एक जगहें ऐसी हैं जहां पर ड्रेस कोड उनका ही चलता है। और जहां तक बात स्कूल पर, मैं लास्ट कहना चाहता हूं, यूनिफॉर्मिटी का सवाल है। बच्चा गरीब का है, बच्चा अमीर का है, एक पर्टिकुलर स्कूल में या IIM या IIMT में कहीं पर चला गया, या फिर अगर वहां पर ड्रेस है तो वो इसलिए है कि किसी पे में भी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। ड्रेस फॉलो कीजिए, पढ़ना जरूरी है, हिजाब बाद में भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महिलाएं, वो पर्टिकुलर 50%, 49% इस देश का सेक्शन, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप जैसे ठेकेदारों की इस समय तो एटलीस्ट उनको आवश्यकता नहीं है। 10-20 साल बाद जब आपको लगे कि आप इस सिचुएशन में हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि दुनिया के कोने में लड़ाई हिजाब के खिलाफ है, वहां महिलाएं जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि हिजाब पहनिए, वो प्रोटेस्ट करती हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो वहां पर लिबरल उसको कहा जाता है जो उन लोगों, ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ लिबरल समाज आज उसको कहा जा रहा है जो समर्थन में है कि नहीं, बच्ची को हिजाब पहनना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है। सौरभ जी, मैं फिर से वही कहना लगातार चाहता हूं, 60 के दशक में नेहरू जी के सामने लोकसभा में नारे लगा करते थे इस देश के खिलाफ, वो हंसकर मुस्कुराकर चले जाते थे। उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्लैमराइज किया इस देश के कुछ इतिहासकारों ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब हम माइनॉरिटी अपीजमेंट करने वालों के बारे में बात करते हैं तो उनको लिबरल कहा जाता है। लिबरलिज्म का मतलब यह है कि हर कोई अपना धर्म फॉलो करे और राष्ट्र का कोई धर्म ना हो और वो एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर आगे जाए। लेकिन यहां पर एक नई सिचुएशन है कि जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो हिंदू को तो आतंकवादी कह देंगे, लेकिन सेम टाइम वहां पर अगर मुस्लिमों की या माइनॉरिटीज की कोई बात आएगी तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, इस पूरी काली ड्रेस में आपको कहां लिबरलिज्म नजर आ रहा है? एक सेकंड, खैर देखिए ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि धार्मिक लिबास पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। बहरहाल हमारे देश में तो कानून है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसलिए ये इस वक्त हम एक सोशल बहस तो कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये बार बार क्योंकि यही बात है कि ये मैसेज प्रोपोगेट किया जा रहा है कि देश के अंदर हिजाब पहनना मना कर दिया जाएगा, उस पर बैन लगा दिया जाएगा, या आप जो है बुर्का नहीं पहन पाएंगे। ये सरासर एक किस्म का एक गलत साजिशन जो प्रोपेगेंडा जा रहा है, इसको रोकने की बात है। देश का कानून आपको कुछ भी पहनने की इजाजत दे रहा है। बहस इस बात पर है कि क्या उस एक स्कूल को इजाजत नहीं है कि वो अपना एक ड्रेस कोड जो है वो तैयार कर सके। और रहमानी साहब इस बात से सहमत है कि ये मुद्दा केवल स्कूल तक का ही सीमित है, उससे बड़ा मुद्दा नहीं है रहमानी साहब। लेकिन कल परसों मेरे साथ इंडिया टीवी पर प्रोग्राम में, हो सकता है आपने भी वो देखा हो, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। 1 घंटा मैंने उनसे बात की, क्योंकि आपने भी उससे एक दिन पहले डिबेट में मेरे सामने कुरान की वो वर्सेस कोट की थी जो ये साबित करती हैं कि हिजाब जो है वो मैंडेटरी एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है इस्लाम का। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि यह बात झूठ है, गलत है। इस्लाम में हिजाब शब्द का इस्तेमाल किसी की ड्रेसिंग से, महिलाओं की ड्रेसिंग से जोड़कर कहीं इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। नहीं, मैंने सुना वो पूरा इंटरव्यू मैंने सुना, चूंकि एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी आ गई। मतलब हम लोग कर कुछ और रहे थे, ड्रैग कहीं और कर दिए गए। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है। मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है और उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है। बहरहाल मैं भी और वो भी,
दोनों इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन, कुरान के इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं जिसके हद नहीं, हर आदमी अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन बहुत सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग चूंकि आलिम नहीं है, उसके धर्मगुरु नहीं है, इसलिए उसमें जाए बगैर मैं तो टेक्निकली ये कह रहा हूं कि रिलीजियस इसेंशियलिटी ये तय करना या तो धर्म गुरुओं का काम है, जो भी जिस धर्म के भी हो वो, या कोर्ट का काम है, उनकी मदद से कोर्ट करेंगे। मैं सौरभ और ये शिवम और प्रेम शुक्ला का काम नहीं है। तो हम इस पर अगर बहस कर रहे हैं, मैं यकीन से कह रहा हूं, और आज मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से कह रहा हूं कि वो एक्सपोज हो गए। ये बयान देने के बाद उनका जो एक्सपोजर हुआ है, आज उर्दू के सबसे बड़े इंडिया के अखबार ने उनके खिलाफ इदारिया लिख दिया। आपको मालूम है, इनकलाब बहुत बड़ा अखबार है, उसका एडिटोरियल उनके इसके खिलाफ आया है। तो ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन, सीए के खिलाफ इतनी जोर से बोले नहीं थे अवैसी साहब, कितनी जोर से बोले थे मुझे बताइए। इतने बड़े बड़े इदारे अवैसी साहब चला रहे, वारिस पठान यहाँ मौजूद हो, सुन रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ, एमबीबीएस में एक बच्ची का एडमिशन कराना चाहता हूँ उन्हीं के कॉलेज में, बताएं कितने पैसे लगते हैं? क्या बात करते हैं आप? कितने आईएएस और आईपीएस आपने हैदराबाद से निकाले? एक जमाने से आपके वालिद से लेकर अब तक आप वहां पर एमपी भी हैं और आप इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते, कितने टॉपर्स आपने वहां से निकाले, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स निकाले, कितने डॉक्टर, इंजीनियर और इस टाइप के लोग निकाले? ये क्या इस किस्म की बातें? अगर इलेक्शन ना हो रहा होता, यकीनन हिजाब पर भी अवैसी साहब ना बोलते, ना पहलू खां के घर गए, ना तबरेज अंसारी के घर गए, ना इस तरह के किसी मामले में अवैसी साहब अभी कहीं गए नहीं। एक सीट वो जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्टोरल परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं पोलराइजेशन के लिए, जिसमें नाकाम हो गई थी बीजेपी। ऑल थ्रू द इलेक्शन कैंपेन इस बार हिंदू मुस्लिम करने में नाकाम हुई थी, उसमें कामयाब करने की आखिरी कोशिश हिजाब के नाम पर की जा रही है। तो हिजाब कोई इशू ही नहीं है, हिजाब मसला ही नहीं है एकदम, न स्कूलों में मसला है ना बाहर है। इसेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी, कोर्ट कर लेगा अपने आप, लेकिन उसके लिए आवाम को सड़कों पे लाना ये बिल्कुल गलत है, ये जुल्म है। एक इलेक्शन आएगा चला जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में पोलराइजेशन क्रिएट करने में नाकामयाब हो गई थी, ओवैसी जी उसमें मदद कर रहे हैं इनकी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की राजनीति करती नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। पोलराइजेशन करने वाली शक्तियां जो हैं, हर कोई जानता है, कभी शफीकुर रहमान बर्क होते हैं, कभी बकरी चोर आजम खां होते हैं, कभी हलाला खोरी का समर्थन करने वाले तस्लीम रहमानी होते हैं। तस्लीम रहमानी जी, आप पहले हलाला बंद कराइए, जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार बरता है, उनकी अपनी असमत के साथ में वो बंद कराइए। आप जायदाद में उनको अधिकार दिलाइए, जायदाद में अधिकार दिलाइए, आप उनको बराबरी का, आप उनकी शिक्षा देखिए। आप कृपा करके पीछे बोलिए मत तस्लीम भाई। अगर रहमानी जी अभी बस 2-3 मिनट का समय, आप जवाब दे दीजिएगा, बोलने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, है मेरे पास समय। प्रेम शुक्ला जी की आवाज है, बोलिए। जरा मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के पहले मुस्लिम महिलाओं में जो उच्च शिक्षा है उसमें सिर्फ 6.5% मुस्लिम महिलाएं थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 13% हुई हैं, यानी दोगुनी हुई हैं। तो अगर हम जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे होते तो मुस्लिम महिलाओं का तालीम में तरक्की कैसे होती, इसका ये जरा जवाब दे दीजिए आप। और जब हम विकास के सारे मानकों पर जब हर नागरिक को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हम किसी पंथ का, किसी मजहब का, किसी जाति का, किसी भाषा का हम कोई भेद नहीं रखते हैं, हम सबका विकास करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, उनको अभी भी उनकी आत्मा में जिन्नावाद बसा हुआ है। अच्छा, मेरे को मुझे एक फाइनल कमेंट आज मैं चाहता हूं, मैं रहमानी साहब से लूं। रहमानी साहब ने क्योंकि बार बार कहा कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा बन गया। रहमानी साहब, आज जरूरत यह है कि आप जैसे लोगों को खुलकर कहना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि जगह जगह जो प्रदर्शन इस नाम पर हो रहे हैं वो बंद हो, क्योंकि ये मामला अदालत है, अदालत देख लेगी, तो लोग इसको खामखा सड़क पर का मुद्दा ना बनाए। देखिए, मैंने तो पहले दिन से कहा है, आप मेरे सारे सोशल अकाउंट खोल उठा के देख लिए, पहले दिन से कहा है कि सड़क पे इस मुद्दे को लेके ना आए। आपसे भी कह रहा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, मैं क्या करूं उन लोगों का जो इलेक्शन जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उनके आगे मेरी बात चलेगी नहीं।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। चलें, ठीक। अगर आपके जो रिलीजियस राइट से इम्पीच होते हैं तो प्रोटेस्ट करने का वक्त हर वक्त मौजूद है, लेकिन अभी तो इंतजार कर लीजिए। ये मैं तो ठीक, कह रहा अभी तो हूं। कम से कम अदालत के फैसले का इंतजार करें। 15 सेकंड शिवम, 15 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिजाब स्कूल में कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का भी एक खतरा है। मैं किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी की आंखों से देखकर आतंकवादी नहीं पहचाना जा सकता। पाकिस्तान में यह चीज हो चुकी है। और दूसरी बात यह भी है, मुर्शिदाबाद में 62% मुसलमान हैं। जिस तरीके से स्कूल को घेरा गया खतरनाक है, और जिस तरीके से इस देश में इस बात को मीडिया नहीं उठा रहा अपने आप में गलत है। कल अगर 62% वाले हिंदू इलाके में इस तरीके से कोई स्कूल को घेरेगा वो भी गलत होगा, लेकिन अगर इसको सही तरीके से टैकल आज नहीं किया गया तो भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, तस्लीम रहमानी साहब, शिवम त्यागी जी, आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।